अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। हस्बे मामूल इब्तिदा में तारुफ सैयद इमरान शफकत साहब आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में रौनक अफरोज़ हैं, जबकि हमें कराची से राना मुबशर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। रिलोकेट किया उन्होंने, इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए हैं। और इसके अलावा अतर काज़मी और अबू ज़र सलमान न्याज़ी भी आज के हमारे इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं। और जो इस वक्त पोलिटिकल सिचुएशन है उसे कहा जाए कि शायद तब्दीली वापस लपेटी जा रही है। 2018 में जो चेंजेस आए थे शायद वो रिवर्स गियर में चले गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब हम ये देख रहे हैं, अलबत्ता थोड़ा सा तजाद है इस हुकूमत के बयानात और उसकी हिकमत अमली में कि इससे पहले नैब के बारे में कहा जाता था कि इसे ख़त्म कर दिया जाएगा या इसे ख़त्म करना होगा अगर मुल्क में तरक्की चाहते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बयानात साबिक़ सदर पाकिस्तान के हैं, उनके बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी नैब के लत्ते लेते हुए पाए गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रात गए नैब ऑर्डिनेंस में अचानक तरमीम की गई है। वो चेंजेस किस नौइयत की हैं, क्या वो टारगेटेड हैं, इस पर भी आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा जीबी में जो चेंज आया ये एंटीसिपेटेड था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जब कश्मीर में हमने चेंज देखा तो प्रेडिक्टेबल था कि जीबी में भी कुछ इस नौइयत का चेंज आएगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, उनकी एक्टिविटी हमने गैर मामूली देखी थी जब ज़मान पाक में एक ऑपरेशन हो रहा था, यादश बखैर। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी आ गई और वो डिग्री पर नाअहल भी करार दे दिए गए। ये आज के दिन की बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और जो नेक्स्ट चेंजेस हैं या जो साबिका चेंजेस हैं, जो हमारे वज़रा हैं या हमारे सियासतदान हैं, उनके बयानात नहायत अहमियत के हामिल हैं। IMF डील पर शाह महमूद कुरैशी साहब का तबसरा ज़रा सुनिए। $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है उससे ये तो हुआ है कि जो इमीडिएट डिफॉल्ट का खतरा था वो टल गया और स्टॉप कैप अरेंजमेंट में आपके चंद माह गुजर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हमें इसका हल तलाश करना होगा, हमें अपने हाउस को ऑर्डर करना होगा, हमें जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है उसकी तरफ आगे जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो माजी में भी हमने कई मुआहदे किए जिनको पाया तकमील तक ना पहुंचा सके, तो ये एक और उसका शाखसाना होगा। हम सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और इंशाल्लाह बढ़ेंगे, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। जावेद लतीफ़ साहब भी ये फरमा रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकती। दुनिया की किसी ताकत की बात करें, पाकिस्तान की ताकत का शायद वो भूल गए जिक्र करना। बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब का बयान शामिल करते हैं। दुबई में एक प्लान तैयार हो रहा है और वो कर रहा है जिसको बेगुनाह होते हुए बार बार निकाला जाता है पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान की माशी और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए रोड मैप बना रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत ले ली तो ये एक बहुत बड़ी धांधली से दिलाई जाएगी। ये बिफोर इलेक्शन ही लोगों के ज़हनों में ये चीज डालने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है जो बड़े सरमायादार हो चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से और नवाज शरीफ को चौथी बार अवामी हमायत से वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकती। ये है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स। अतर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि सियासत में एक बार फिर रेलेवेंट हो चुके हैं और इस वक्त सुपर एक्टिव हैं। दुबई के बाद अब वो सऊदी अरब का रास्ता ले चुके हैं, जैसे राना मुबशर साहब ने कहा था वही रूट उन्होंने फॉलो किया है। डू यू सी सम कनेक्शंस, कैन यू कनेक्ट डॉट्स, इधर नैब ऑर्डिनेंस में अचानक तरमीम और फिर दूसरी तरफ जीबी में ये चेंज और दुबई से रिपल इफेक्ट, डू यू सी कनेक्शंस? अच्छा, जो है ना कि कोई सियासत से आउट हो रहा है, कोई सियासत में इन हो रहा है, ये मैं समझता हूँ ये हमारी सियासत का भी और हमारे सियासतदानों का भी अलमिया है, बल्कि रियासत का अलमिया है कि हमें कभी जनाब कोई आ रहा नज़र आ रहा होता है। जब वो आ रहे थे पिछली दफ़ा 2018 में इलेक्शन लड़ने आ रहे थे तो आप देखें कि उनको रोकने के लिए कैसे कैसे बंदोबस्त किए गए थे। और मतलब वो कोई उससे पहले वो जज जो थे वो अपनी मर्जी के लाए जा रहे थे, हीरे तलाश किए जा रहे थे, फिर मॉनिटरिंग जज वो लगाए जा रहे थे। अच्छा, वो हीरा याद एक जिनको बाजज़िया, हाँ जी, वो किधर है आजकल, कोई आइडिया है? वो कहीं पे पोस्टेड थे थोड़ा अर्सा पहले तक, नहीं नौकरी कर रहे थे। वो सारे अभी भी कर रहे हैं? अब मुझे सही तरह नहीं पता है। मैंने तो यानी ये सुना था कि वो सारे आहिस्ता आहिस्ता डंप किए गए ना। आप शहजाद अकबर साहब को भी देखें, वो भी शहजाद अकबर साहब तो फरार हुए ना पाकिस्तान से।
जो वाजिद ज़िया साहब हैं ये किसी और के प्रोजेक्ट का हिस्सा थे ना। जी जी। तो जो चलें वो आपने शहजाद पता लगाना है इसके बाद वो कहाँ है। अच्छा नहीं वो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वाइजा कहीं पे वाजदा। थे ये किसी अथॉरिटी में FIA ना के- FIA नहीं किसी और जगह पे वो पोस्टेड थे। अच्छा। वो होती नहीं खुडे लाइन पोस्टिंग। अच्छा। वैसे पाकिस्तान में खुडे लाइन पोस्टिंग भी जो होती है वो मुझे कोई एक बहुत बड़ा अफसर बता रहा था कि वो उत्थे भी बहुत अच्छी दिन गुजरते हैं खुड्डे भी होते हैं, लाइन भी होती है। और वहाँ पे भी बड़े अच्छे दिन हायर गुजरते हैं। ही और होती है ऐसे ऐसे खुडे लाइन दफातर होते हैं पाकिस्तान में, उहदे होते हैं कि हमने उनका ज़िंदगी में कभी नाम नहीं सुना होता। अच्छा अच्छा। इतना वो स्ट्रीमलाइन से हटके होते देखिए जब आप खिदमत करते हैं तो आपको उसका अजर तो मिलेगा। हैं। जी अल्लाह ताला देता है सारी जिंदगी। लेकिन बात ये है कि मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था वो ये है कि ये सियासत के अजीब रंग है पाकिस्तान में कि हम पहले किसी को लाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे होते हैं, फिर वो हमारी मर्जी का नहीं निकलता, वो फिर हम उसको जनाब फारिग करने चल पड़ते हैं। मर्जी के ऊपर एक मकाला लिखा जाना चाहिए जिससे कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं हमेशा के लिए पढ़ाएगा, सेट हो जाए। यहाँ पे कोई नहीं पढ़ाएगा। जी। और उसकी जो वजह है वो देखें, फिर मैं बात वही करूँगा कि पाकिस्तान जो है वो अब इसके ताकतवर लोगों ने कहा है कि हमने सियासत में अब जो उस तरह से अमल दखल अब नहीं लेना। तो जो पिछले 75 साल से चलता आ रहा था या चलता आ रहा था है यूँ कह लें, तो वो बड़ा एक हमें थोड़ा सा बड़ा वो कहते हैं ना ज़रा कम मुद्दत में ये एहसास पता नहीं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं तो कह रही हूँ रसीद लिख के लिखवा लें ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। हाँ तो नवाज शरीफ साहब, मैं सिर्फ जो बात करना चाह रहा था वो ये थी हाँ। कि इसको आपने जमहूरियत की खूबसूरती कहना है या हमारी जो तजर्बा जो बार बार तजर्बे करने की जो एक आदत है हमें उसकी नाकामी कहना है, या जमहूरियत की नाकामी आपने कहना है, या सिस्टम की नाकामी कहना है कि जिस बंदे को हम 2-3 दफ़ा धक्का लगा के बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, ख़त्म शुद्ध तमाम शुद्ध, वो चौथी दफ़ा जनाब आ रहे हैं और बड़े ठीक तरीके ना वो सीखते हैं ना ये सीखते हैं। हाँ हाँ तो- लेकिन मुझे ये बताएं, इतना आसान है जैसे सागडार साहब ने कहा और हो गया, क्या ये चैलेंज नहीं हो सकती? जो भी है अभी तो वो फैसला आना देखें, बाकी है ना। आज सुप्रीम कोर्ट में ना एक 2 रुकनी बेंच था, वो बैठे हुए थे और उन्होंने जो चेयरमैन है एक पार्टी के जिनका हम नाम नहीं ले सकते, वो गए थे एक पिटिशन लेके कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ना एक वकील के कत्ल के केस में वो जी मुलव्वस जी हैं। जी वैसे जब टाइम था तो घर बैठे नु मौजां लगियां सी। ठीक है, यानी आप हमें मिजाज समझा रहे हैं कि ये मिजाज है। ये सर ये रियासत का मिजाज है। अच्छा। ये हमारे मुल्क में ये सब कुछ होता है, तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये आइंदा नहीं होगा। तो अब इस पे हम ये हमारा ही हौसला है कि इस पे हम जो है वो कितना एतबार करते हैं कितना नहीं करते। चलें और एतबार बाकी करना तो- मजबूरी है, ये नहीं कर सकते आप कि आप एतबार ना करें। नहीं वो इमरान शफी साहब, आप जाहिर है, एतबार you are ना right, करने हमारे पास की हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, रिंदाना नहीं कर सकते। लेकिन देखें कि हाँ। कुछ चीज़ें जो है ना वो अब हम उनको उस मलगूबे में नहीं डाल सकते, जिस तरह के एक वाकया 9 मई का हो गया था। ठीक है, अब उसको इसके साथ नथी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। खान साहब का नाम ले सकते हैं, खाली खान साहब, कोई भी खान साहब हो सकता कोई है। भी खान साहब हो सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ सिर्फ साजिश अली हुई है। खान भी हो सकते हैं। ये तो हमारे खिलाफ साजिश हुई है। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है हुई है कि नहीं हुई। जी। वो हमें तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह वो वीडियोस लोग खुद से बना रहे थे जी। और फिर जो साजिश करने वाले थे उनके ऊपर थोड़ा सा हौला हाथ रखा गया, सिर्फ नौकरियां उनकी ली गई हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। चलें थोड़ा टेक्निकल साइड पे जाते हैं। अगर अबू सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा। जी आ रही है, आवाज़ आ रही है मुझे। ठीक है, अच्छा अबू सर मैं आपसे ये नैब ऑर्डिनेंस में जो चेंज आया है इसके बारे में जानना चाहूँगी कि इस कानून के पहले नैब ऑर्डिनेंस पे बहुत सख्त तनकीद की जाती थी, अचानक कितना महबूब कैसे हो गया और टाइमिंग कितनी अहम है इस तरमीम की? देखें, जो नैब का कानून था थ्रू आउट जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टन्योर था या उससे पहले, उसके अंदर जो अरेस्ट की पावर्स होती थी चेयरमैन की, वो इंक्वायरी स्टेज पे भी एग्जिस्ट करती थी, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी करती थी, और उनका बेशुमार जो इस्तेमाल हुआ चेयरमैन साहब के ऑफिस से भी, जो जावेद इकबाल साहब थे, वो बिल्कुल विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हुआ कि बस वो जैसे कहते हैं ना, जो किंग लुई वाली पावर होती है कि जब दिल करे आप अरेस्ट कर लें, ऑर्डर कर दें, आपको कोई ग्राउंड्स या कोई रीजंस फॉलो नहीं करने। तो उसका जो ज़्यादातर जो उसका जो
बैकलैश है या उसका जो रैथ है वो फेस किया आपकी जो पीएमएलएन की लीडरशिप है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है। फिर इन्होंने सोचा कि ये जो कानून है हम इसको तब्दील कर लेते हैं ताकि कल को ये हमारे खिलाफ इस तरह बेदरेग इस्तेमाल ना हो, बल्कि अब्यूज ना हो, प्रोसेस ऑफ जो नैब का कानून है उसका मिसयूज ना हो। तो इन्होंने अमेंडमेंट्स कर ली नैब के कानून में कि पहली अमेंडमेंट तो ये थी कि जी आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में जब इंक्वायरी कन्वर्ट होगी फिर अरेस्ट कर सकते हैं। फिर उसकी डिस्क्रेशन जो थी उसको स्ट्रक्चर कर दिया कि ये कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी तो फिर आप अरेस्ट कर वारंट इशू कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो फिर ये बिल्कुल और रिमांड जो था पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, 90 दिन के लिए भी आप अंदर रह सकते थे, बड़े रेयर सर्कमस्टांसेस में बेल ग्रांट होती थी। फिर उन्होंने रिमांड का टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया कि 14 दिन का कर दिया। लेकिन अब आई डोंट नो जो मतलब इनका जो सारा आर्गुमेंट था कि ये कानून गलत है, इसमें जो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इसको हमने ठीक किया है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस उसी ही कानून की जो लीगल स्टांस था या पोजीशन है उस पर वापस जाने की मुझे एक रिवर्स गियर नज़र आ रहा है। तो उसके कोई पॉलिटिकल इनके एम्बिशंस होंगे, जो भी होंगे वो बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो नज़र यही आ रहा है कि जो जिस चीज़ से ये खुद खाइफ थे उस चीज़ की तरफ दोबारा उसको ठीक करने के बाद उसकी तरफ दोबारा खुद ही रिवर्स गियर लगा के वापस जा रहे हैं। और इसे चैलेंज किया जा सकता है जैसे पहले तरमीम सुप्रीम कोर्ट के रूबरू हैं? देखिए, कोई भी कानून जब बनता है उसको बिल्कुल चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स होते हैं कि अब अरेस्ट की जो पावर है वो 14 दिन से 30 दिन का वो अगर रिमांड की पावर है करने का, तो उसको किस ग्राउंड पे आप चैलेंज कर लेंगे, उस तरह तो मुझे नहीं नजर आता। या तो आप इसको इस्टेब्लिश करें कोर्ट में कि ये क्लास स्पेसिफिक है, किसी खास शख्स को फायदा देने के लिए बनाया गया है या उसको नुकसान देने के लिए बनाया गया है, ये आइन की किसी जो शिक है उसके साथ मुतसादिम है, तो इतना आसान नहीं होता इस तरह कोई कानून स्ट्राइक डाउन कर ले, अनलेस एंड अनटिल आपने इस्टेब्लिश करना है कि ये आइन किसी शिक के साथ मुतसादिम है। वैसे तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर्स बेपनाह होती हैं कानून बनाने की। हाँ, ये क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू बना है, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89 कहता है इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके लिए, तो फिर उस बेसिस पे बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है कि क्या वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ी। तो टेक्निकलिटी पे आप जा सकते हैं, लेकिन ऑल डिपेंड्स के कोर्ट में जाती है बात, किस तरह बहस होती है, किस तरफ चीजें चलती हैं सारी। अच्छा, ये जो भी कुछ हो रहा है राना साहब, ये सदर आरिफ अलवी की एब्सेंस का फ़ायदा उठाते हुए हो रहा है, ये महज इत्तेफाक है? देखिए, इस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, इन्वायरमेंट ऐसी बनी हुई है कि आरिफ अलवी अगर गए हैं तो उनके बाद जो भी बंदा होगा, संजरानी साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि संजरानी साहब कोई जानबूझ के कर रहे हैं, हालांकि संजरानी साहब ने बड़ी मेहरबानियां की हैं, उनके साथ जो उनको जो मराहत मिली हैं, लाइफ टाइम मराहत हैं, वो उनको वो कहते हैं ना कि बच्चे की जान लोगे क्या, वो तो संजरानी साहब पे फिट होता है। लेकिन एनीवेज यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, इत्तेफाक है या नहीं है, उनके एब्सेंस में whosoever is the acting president of Pakistan, he will go for it। जो भी उनके आरिफ अलवी साहब ऐसा करते, उन्होंने एक्ट करना है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब क्यों ना करते जी, ऐसा बिल्कुल करते। उनको आरिफ अलवी साहब क्यों नहीं कर सकते? वो क्या कह सकते थे जी मैं नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते थे। उन्होंने करना था, उन्होंने भी ऐसे ही करना था। 20 दिन के लिए रोक सकते थे अगर वो चाहते। हाँ, यही ना कि वो थोड़ा सा तो उसमें तरद्दुद से काम ले लेते। वो सिचुएशन जो है ना, वो 30 दिन तक रोकने की जो सिचुएशन है ना, कि वो 30 दिन तक रोक सकते थे आरिफ अलवी साहब, वो सिचुएशन खत्म हो गई। वो 9 मई से पहले वाली सिचुएशन और थी, 9 मई के बाद वाली सिचुएशन और है। आरिफ अलवी साहब नहीं रोक सकते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। आरिफ अलवी साहब इतना कहाँ पे वो मैं नहीं समझता, मैं कोई ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि जो कोई नहीं, मतलब कि वो नहीं कर सकते थे, मेरे ख्याल में उनके वो नहीं कर सकते थे। उन्होंने भी ऐसे ही करना था जैसे संजरानी साहब ने किया है। संजरानी साहब ठीक है, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उनके पास जो चीज आएगी उन्होंने करना है। तो 30 दिन तक ना आरिफ अलवी रोक सकते थे, ना कोई और रोक सकता था। हाँ, 9 मई से पहले होता तो शायद वाली बात है, शायद भी कोर्ट्स में है कि आरिफ अलवी उसको रोक सकते या रोक लेते, लेकिन वो भी मेरा नहीं ख्याल।
वो भी इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते थे। सो नोइंग आरिफ अलवी साहब एंड नोइंग कितना वो असर्ट कर सकते हैं या असर्ट कर सकते थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो 9 मई से पहले भी रोक सकते थे 30 दिन के लिए, और 9 मई के बाद तो खैर बिल्कुल नहीं रोक सकते थे, वो सवाल ही नहीं पैदा। और अब ये चैलेंज आपके ख्याल में किया जा सकता है? चैलेंज करके क्या करेंगे? देखिए ना, टेक्निकलिटीज की बात हो रही है। अबू जर साहब कह रहे हैं कि टेक्निकलिटी की वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल लेवल पे आपको पता है इससे पहले जब भी हुआ, जो भी हुआ, वो चैलेंज किया जाता रहा? आई डोंट थिंक सो। हाँ। आई डोंट थिंक सो। अगर किसी जगह पे चैलेंज भी किया जाएगा तो उसका कोई आउटकम ऐसा निकलना नहीं है, और अगर किसी ने चैलेंज करना भी है तो वो करके देख ले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई आउटकम निकलेगा या उसको किसी तरीके उसको कोई समझा जाए कि जनाब उसके फेवर में। वैसे आपके ख्याल में इसका टारगेट कौन है? इस अमेंडमेंट का टारगेट कौन है राना साहब? देखिए ऐसा सिंपल सी बात है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इट्स पे बैक टाइम, इट्स पे बैक टाइम फॉर पीटीआई, सिंपल। तो इसमें पे बैक टाइम है, इस गेम का हिस्सा पीडीएम या ये जमहूरी पार्टीज फिर से बन रही हैं। वो शायद खाकान अब्बासी जो नैब के इदारे के हवाले से जो स्टेटमेंट्स देते थे, आसिफ अली जरदारी साहब जो स्टेटमेंट्स देते थे, इसका मतलब है कि वो नहीं, ये अभी उतने बेरहम नहीं हुए। ये आप कौन बेरहम? नहीं, ये पीडीएम स्टेटमेंट्स क्या देते थे? आखिरी बात आपकी मुझे समझ नहीं आया। आसिफ अली जरदारी साहब तो कहते थे कि नैब के होते हुए माशी तरक्की नहीं हो सकती, और शायद खाकान अब्बासी साहब कहते थे नैब के इदारे को खत्म कर देना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि वो तो स्ट्रांग हो रहा है, वो जो टूथलेस हुआ था थोड़ा सा तूत उसे देखिए वापस मिल रहे हैं। नहीं, सही कह रही हैं आप। देखिए ये जो नैब का इदारा है ना, नैब के इदारे को अगर प्रॉपरली चलाया जाता, जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, और वो जनरल साहब जो थे उसके चेयरमैन थे उस वक्त के, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, अगर मुझे याद करा दे तो, बड़े अपराइट जनरल थे चेयरमैन साहब जो थे, और बड़े जनरल अमजद, एग्जैक्टली जनरल अमजद साहब बड़े अपराइट आदमी थे। और जब एक केस आया था, प्रोबेबली मेरे ख्याल में सदरुद्दीन अशवानी साहब का केस था शायद, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में सदरुद्दीन अशवानी साहब का केस था, और उसमें सिफारिश आई थी, और जनरल अमजद स्टूड बाय इट। जनरल अमजद ने अपना, ही डिड पुट हिज फुट डाउन एंड ही सेड के नो वे। और वो खुद डेवो पे आते थे, वो पीली टैक्सियां नहीं शुरू हुई थी, डेवो पीली टैक्सियां, वो खुद पीली टैक्सी जनरल अमजद चला के ऑफिस आते थे और उसी पे जाते थे वापस। और वो उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था, कोई ऐसी चीज नहीं होती थी। वो दौर गए, वो खत्म हो गया काम। लेकिन अब तो मतलब कि जो एनवायरनमेंट बनेगी उसके मुताबिक उसको अपने आप को, जो भी बैठा हुआ जिस भी जगह पे अपने आप को उसने अल्टर करना है, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उस तरीके से चलेगा। तो वो अब आप उसके वो उस दौर की वैसे बातें और थी, वो जनरल अमजद भी स्टैंड ले सकते थे मुशर्रफ के आगे। तो आज तो मतलब कि अगर कोई इन्वायरमेंट ऐसी बनी है तो इसमें अलवी साहब कहाँ से आ गए? अलवी साहब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कर सकते, या इस वक्त कोई और बंदा हो वो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो स्टैंड लेने की कोशिश करे। लेकिन अगर स्टैंड लेने की कोशिश भी करेगा तो किन बेसिस पे करेगा, क्या, फॉर व्हाट? ठीक है, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के जो बंदे हैं, मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे इतने बंदे हैं, इतनी लंबी लिस्ट है, क्या उन्होंने जेलें नहीं काटी हैं? क्या उन्होंने जाके नैब के जनाब उधर लॉकअप्स में बंद नहीं रहे हैं? वो यहाँ पे और जो फरियाल तालपुर है, फरियाल तालपुर बंद नहीं रही है, आसिफ जरदारी है, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर। ठीक है, इतने पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने रगड़ा नहीं खाया पीटीआई के दौर में, खाया, बिल्कुल रगड़ा खाया। सो आई एम सेइंग इट्स पे बैक टाइम, एंड अभी जो हीट फेस कर रही है पीटीआई, इट्स पे बैक टाइम, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तो होगा। वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, जो नैब का इदारा है 9 मई को वहाँ पर बड़े तमाशे हुए वहाँ पर। जी अतर, सबसे पहले हमने आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा वक्त चल रहा है कि हाँ जी, कि आप से बात आखिर में ही हो तो अच्छी है। अतर, डू यू सी कि ये वो दायरे का सफर जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सादिक संजरानी साहब ने पास किया है ओवरनाइट, जो कि हमने देखा कि कानून साजी जिस तरीके से हुई, इस पे कम से कम तरीके इंसाफ वालों को ज़्यादा गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। ये वही सादिक संजरानी साहब हैं जो अकलियत में होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट बन गए थे, और मेरे पीटीआई के जो जितने भी काबिल एहतराम दोस्त हैं वो सब बगलें बजा रहे थे। और दूसरा, जो इस वक्त लोग खुश हो रहे हैं ना, मुस्तकबिल में सादिक संजरानी हो या ना हो, कोई और सजन होगा
और आपके साथ भी ऐसा ही होगा अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। बिल्कुल ठीक है। तो जो खुश हो रहे हैं ना, ये उन सब के लिए जो है ना पैगाम है। दूसरी बात देखें ये है कि जो है ना कि नैब के कानून में तब्दीली की बात कह रहे हैं कि जी नैब के कानून में तब्दीली हुई, और कुछ दोस्त कल भी ये बात हो रही थी कि जी वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो चैलेंज किया था नैब के कानून को, ये उन्हीं के गले में पड़ गई वो चीज़। नहीं, ये मुख्तलिफ चीज़ है। वो एक डिफरेंट चीज़ को चैलेंज किया गया था कि जहां पे आपने मुबैना करप्शन के हवाले से जो चीज़ें उसमें तब्दीली कर दी थी, और बहुत सारे जो मोअज़्ज़ज़ क़यादत है इस वक्त हुकूमत में शामिल, उनके केसेस अदालतों ने वापस भेजने शुरू कर दी थी। यहाँ पे सिर्फ रिमांड के हवाले से जो तब्दीली वगैरह हुई है, जिसमें जो लगता इस तरह है, जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको 14 के बजाय 30 दिन तक अंदर रखा जाएगा। और इंक्वायरी की सतह पर अरेस्ट वाली भी है ना चेंज, जिसमें अगर ताउन नहीं करता कोई तो गिरफ्तारी तो हो सकती है। आप ऑर्डर कर सकते हैं। इससे पहले इसे खत्म किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस वही ना, कोई अगर ताउन, जिस तरह इस प्रोग्राम में राना मुबशर हमसे ताउन नहीं करते, पर हमारे पास ऐसे इख्तियार नहीं है, पर वो इसी तरह अगर कोई ताउन नहीं करेगा तो और मैं ताली मस्जिद ये गलत नहीं कर सकता ना। राना साहब ने डिफेंस स्टडीज है, तो जाहिर है वो क्यों ताउन करेंगे, वो तो ताउन करवाते हैं। और हम सबको कहते हैं कि आपस में ताउन करें। जी अतर। नहीं, राना साहब की बातें ठीक होती हैं, और राना साहब की बातें जो है वक्त के साथ फिर सही प्रूव भी होती हैं। तो वो पक्के पैरों पे राना साहब जो भी कहते हैं हमें कभी अच्छी नहीं लगती, वो अलग बात है, फिर हम उसको जो है राना साहब से गिला शिकवा भी करते हैं, पर बात तो वो सही करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है कि जिस तरीके से चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आज सुबह से खबर आ रही थी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब की तनख्वाह में 2 लाख रुपए की इजाफा हो गया। ये बाकायदा अखबारात में ये खबर छपी कि चीफ जस्टिस की तनख्वाह में इजाफा। अब अगर आप वो पूरी खबर देखें तो तमाम मोअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं, तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तनख्वाह में एक जितना इजाफा हो गया। अब पर नाम सिर्फ एक लिखा गया, और उसको जिस तरीके से कवर किया गया, जिस तरीके से उसको रिपोर्ट किया गया, इसलिए बहुत सारे मामलात यहाँ पे जो रिपोर्ट होते हैं, कवर होते हैं, वो अक्सर शख्सियात तक महदूद होकर रह जाते हैं। दूसरी जो जावेद लतीफ़ साहब ने एक बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और शुरू में आपने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि चीज़ें आगे किस तरफ जा रही हैं, मियाँ साहब का क्या है। और जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो मियाँ साहब की वापसी को अब रोक नहीं सकती। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि पहली चीज़ कि दुनिया की कोई ताकत भी मेरे बड़े भाई जावेद लतीफ़ साहब को इस तरह के बयानात देने से नहीं रोक सकती। वो रोज़ इस तरह के बयानात देते हैं, तो पार्लियामेंट में देते हैं, बल्कि उस दिन तो वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से किसी ने लंदन में पूछा कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये इख्तियार सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब को है। वो जावेद लतीफ़ साहब तो वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फेवरेट है, तो ये इख्तियार तो उनसे कोई नहीं ले सकता। बाकी बात ये है कि देखिए, इस वक्त किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सियासत में नवाज शरीफ इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ बहुत सारे मामलात को लीड कर रहे हैं। नवाज शरीफ 70% चीजों को लीड कर रहे हैं। जरदारी साहब 30% पे हैं, लेकिन जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि तासुर ये दिया जाए कि सब कुछ गेम मेरे हाथ में नहीं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक अहम प्लेयर हैं, उनकी जमात एक अहम प्लेयर है। क्या इंतखाबी सियासत में उनको उस तरह कामयाबी होगी? अगर मैदान फ्री एंड फेयर लगे वो एक अलग बहस है, उस पर मेरा इतराज है, उस पर मेरा एक अपना नुक्ता नजर है। लेकिन जो चीजें सामने हो रही होती हैं, ये तो नहीं हो सकता कि हम आंखों पे पर्दा डाल लें। हमें नहीं नजर आ रहा कि नवाज शरीफ का इस वक्त चाहे कोई तैनाती हो, कोई निगरान वज़ीर आज़म की, कोई पहले या आगे पीछे, हर चीज में नवाज शरीफ साहब का कलीदी किरदार रहा। और मुझे ये लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में भी बहुत सारे फैसलों में नवाज शरीफ साहब का कलीदी किरदार होगा, इंपॉर्टेंट किरदार होगा। ये मैं बंद कमरों की सियासत की बात कर रहा हूँ, ये मैं जोड़ तोड़ की बात कर रहा हूँ, मैं अवामी सियासत की बात नहीं कर रहा। हाँ, अवामी सियासत में फ़र्क तब पड़ेगा जब वो मैदान में आएंगे, अपनी जमात को लीड करेंगे, जलसे करेंगे, तो उनकी जमात के अंदर एक तरह से जिसे आप कहते हैं उनका जो वोटर सपोर्टर है, कि कोई दूसरा वोटर सपोर्टर उनके साथ आए या ना आए, उनका अपना वोटर सपोर्टर जो है वो ज़रूर मुतहरिक हो। मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करते हुए जामे तबसरा आपने अतर का सुना, जिनको सबसे पहले हमने था, लेकिन आखिर में आके भी उन्होंने साबित किया कि वो सारी बातों का जवाब देने की अहलियत रखते हैं। नवाज शरीफ साहब को वो याद कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि उन पे हैं केसेस और एब्सकॉन्डर हैं वो। इसहाक डार साहब जो भी कहते रहे, लेकिन क्या वापसी पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, या परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम उनकी तर्ज पे सब जेल उनके घर को करार दिया जा सकता है? ऐसे बहुत से हम सवाल। बहरहाल फिलहाल उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब को मुख्तलिफ मामलात के हवाले से एतमाद में लिया जाए।
तो क्या पीडीएम का कोई इजलास जल्द मुतवक्किल? ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करें। वेलकम बैक टू द शो। चलें पीडीएम की सियासत के तो कुछ अहवाल बता दें आप। इमरान शफी साहब बड़ी आप खबरें देते हैं, कभी जजेस के हवाले से और कभी वहाँ क्या सोचा जा रहा है, और ग्रेट रीसेट की ये जो भी दुबई में मुलाकातें हुई और सऊदी अरब में जाके क्या हो रहा है, इकोनॉमी रिलेटेड है सब कुछ? देखें, नहीं इकोनॉमी रिलेटेड नहीं, वो जो है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किस तरह लेके चलना और है, ये गारंटर्स हैं ये countries? मैं आपको बात बताऊं। हाँ जी, ये इसी तरह की बातें चल रही हैं। जो अंदर डिस्कस हो रहा है, जो मुलाकातें हुई हैं, इनकी कहीं पे कोई खबर नहीं है। अगर कोई कह रहा है मेरे को पूरी खबर है, तो मैं मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं मुझे उस पर शक होगा। नहीं, मेरे पास भी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का नाम बता दें। वो गोरा चिट्टा लंबा ऊंचा होएगा, मुझे किसी ने इतना ही बताया। प्रोफेशन बताएं। जाहिर है कि रियासत पाकिस्तान से इकोनॉमिस्ट तो नहीं होगा? नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं है। अभी तक जो नाम 2 कंसीडर हुए हैं वो दोनों इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, और दोनों ही गोरे चिट्टे ऊंचे लंबे जवान। आप तो रेसिज्म फैला रहे हैं। नहीं, मैं वैसे रेसिज्म से भाई मैं काला हूँ तो मैं काला हूँ। ऐसी बातें ना करें इस प्लेटफॉर्म पे। अगर कोई चिट्टा है तो है। किसी गोरे और काले में कोई फर्क नहीं है, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, वो छोड़ें आप। आप सिर्फ हमें बताएं कि ताल्लुक उनका किस शोबे से है, बस इतना सा हिंट। एक का तो एजुकेशन से है। अच्छा, जो डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, नहीं मैं नहीं पहुंच हाँ, सकी। आप ठीक ना है। पहुंचे। अच्छा, Thank you। तो और दूसरा जो है वो किसी ओहदे पे रहा होगा कोई, माजी में। मुझे ये इतना ही पता है, इससे ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नाम किस अल्फाबेट से शुरू होता है? नहीं, मैं कोई आदर आ जाऊँ, नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं ईमानदारी की बात। चले आपसे नहीं तो राना साहब से हम पूछेंगे, तो पक्की खबर होगी। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਫਕਤ ਨੂੰ शेख रशीद समझिया है? हाँ, तो सुन, मैं जिन्नी खबर का पता था। आपने इमरान शफी साहब के ब्लॉग्स देखे होते हैं ना, तो ये शेख रशीद से आगे की चीज़ है। शेख रशीद साहब तो फिर वो गोशा आफियत में चले गए हैं। किसी दौर में शेर रशीद साहब की बातें ठीक साबित हो जाती थी, एक आध किसी दौर में ना वो गेट के साथ रब्ता बहाल था। नहीं, जब वो किसी और जगह पे थे। चलें, छोड़ें इस बात को। अच्छा, मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो अगर आप के लिए दोनों पार्टीज रेडी हैं, इलेक्शन के लिए दोनों पार्टीज रेडी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि थर्ड पार्टी रेडी है। नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, ये जो बात चल रही है ये मार्च तक जा सकती है। खुद मीटिंग्स में भी ये बात हुई है कि नहीं, मीटिंग्स में अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो कहता है कि जी कि मेरे पास, मुझे पता है कि नवाज शरीफ ने फलां से मीटिंग में क्या कहा, मुझे डाउट होगा उसके ऊपर, क्योंकि वो बड़े लिप टाइट हैं। और जो इनकी सेकंड लाइन की कमांड है ना, इनसे आप पीपल्स पार्टी वालों से बात करें, नून लीग वालों से बात करें, मिसाल के तौर के ऊपर आप इसहाक डार साहब से बात कर लें। वो कह रहे हैं वो मैं बताता हूँ, वो जो निजी सतह के ऊपर इस तरह की, मैं एग्जैक्टली इसहाक डार साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इस लेवल के जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर जो इकॉनमी की सूरत हाल है, दुनिया जो IMF जो इशू बने थे, इसहाक डार साहब की गुफ्तगू सुने ना आप, जो उन्होंने की थी कि कौन होता है हमें कहने वाला कि ये आप करें, ये ना करें, कितनी रेंज के बना रहे हैं, कितनी रेंज के नहीं बना रहे। तो वो भी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि हम किसी ग्रेटर गेम के ऊपर सोच रहे हैं कि आगे चल के क्या होगा। और तो खुफिया रखने की वजह क्या हो सकती है? इतना कुछ जाहिर है इस तरह की चीज़ें खुफिया रखी जाती हैं। राना साहब से पूछ लें बेशक। हाँ। आप याद कीजिए, जब COD साइन होने थे, COD जब होना था, तो ये मुज़ाकरात इनके आपस में कब से शुरू हुए थे? हाँ, लेकिन जब वो साइन हुआ दुबई था में तो मीटिंग्स होती थी, जो इस तरह की मीटिंग्स जो उन्होंने पर्दे में रखनी होती हैं, वो लंदन में नहीं होती, क्योंकि लंदन में अतर साहब, हम जाहिर है कि उन्होंने वहाँ पे काम किया हुआ है। वहाँ पर जरा फ्री नेशन, फ्री मॉल, यहाँ पर आप पॉलिटिकली एक्टिविटी नहीं कर सकते। यहाँ पे इस तरह नहीं होता दुबई में कि DSN जी दौड़ी जा रही, उत्थे चलो जी, उत्थे चलो जी। तो ये और सऊदी अरब में भी ऐसा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली इन मकामात का जो इंतखाब है, यानी वो 1.5 घंटे की फ्लाइट है, इधर से जिनको बुलाना है, तो कितने में आ रहे हैं, कौन से महीने में आ रहे हैं वापस? वो मैंने बड़ा अरसा पहले बताया था आपको कि सितंबर से पहले मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। अच्छा, सितंबर, 16 सितंबर आप कह रहे हैं। वैसे कल राना साहब ने अगस्त की तारीख दे दी थी, लेकिन आप सितंबर तक ले गए। राना साहब की खबर को चैलेंज नहीं कर रहा। अच्छा, ये मेरी खबर है भी नहीं, जराए ये बताते हैं। नहीं, जराए नहीं, ये मेरा एनालिसिस है कि वो 16 सितंबर से पहले मुश्किल आएंगे। जानदा बंदा सर कोई फायर कर जाए, यानी कोई चीज़ जो है वो शुरली छड़ जाए, क्या कर लेंगे आप? क्यों रिस्क ले कोई? अच्छा, यानी आप कह रहे हैं डंक कभी निकला नहीं है। हाँ। हो सकता है कुछ ना कुछ आप भी। अच्छा, आप उधर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे एक दोस्त हैं असद तूर, अच्छा, उन्होंने एक खबर दी है
कि ईद से एक रोज़ पहले किसी ने किसी से मुलाकात की है, हाँ ये जी। तो कुछ तीन तीन चार चार साफ़ी से, हैं। हाँ, लेकिन वो मुलाकात क्यों इतना वावेला उसका किया जा रहा वो है, जो उसकी भी क्या है, अहमियत है? नहीं अहमियत वो देखे ना कि वो वहाँ पर बैठ के एक शख्सियत के गुन गाए जा रहे हैं। चलें, इसको तो मुबैना ही loyalty- कहा जा सकता है, वो कौन सी चले रिकॉर्ड पे? ये तो सतूर साहब बताएंगे ना हमें, हमें तो फिल वक्त तो ये बात ट्रैवल कर रही है। ठीक है। और एक दो बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है। अच्छा, ठीक जी। है, वो मुलाकात हुई है और उसमें फिर गुन गाने की भी तस्दीक कर रहे हैं। जी। हाँ, ओके, ठीक है। चलें, नवाज शरीफ साहब की वापसी पे अब कानूनी पहलू आप अबूजर इससे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब जो बयानात है उससे तो ये वाजे होता है कि कोई रुकावट नहीं है वापसी पे, एंड ऑल इज़ वेल और ऑल इज़ सेट फॉर हिम। सो उनकी वापसी पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? वो जेल जा सकते हैं, एक बार फिर ये बताने के लिए कि उन्होंने कानून का एहतराम किया है, या उनके घर को सब जेल करार देने की कोई सूरत, वो अलील भी अगर हुए तो? देखें आयशा, पहले कानूनी पोजीशन ये है, अभी रिसेंटली सरदार तारिक मसूद साहब ने एक जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट में। एक वकील साहब थे, वो कन्विक्ट हो गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन वो फिर उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, तो उन्होंने उसकी अपील फाइल की। तो उनको कहा गया कि आप पहले सरेंडर करें, उसके बाद आपकी अपील सुनी जाएंगी। तो सरेंडर का यहाँ पे मतलब होता है कि आप अरेस्ट हो क्योंकि आप कन्विक्टेड हैं। आप लीगली, अगर प्योरली लीगल आप सेंस में देखना है तो वो तो ज़रूरी है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक देखें, वहाँ पे फिर उनके पास भी लॉयर्स, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास अच्छे अच्छे वकील हैं। उसका तरीकाकार ये हो सकता है कि जो उनका घर है उसको सब जेल अगर डिक्लेयर कर दिया जाए। ये वजारत जो होती है आपकी, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो होती है, सूबाई भी हो सकती है, अगर इस्लामाबाद में है तो सेक्रेटरी इंटीरियर जो है यहाँ एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और उनके घर को सब जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पहले माजी में हो चुका है। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब का, जब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था अरेस्ट किया जाए, तो वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे, तो उनके फार्म हाउस को डिक्लेयर कर दिया गया था वो सब जेल। फिर ये जो सिंध असम्बली के स्पीकर हैं, उनको घर को भी सब जेल डिक्लेयर किया गया। फिर ये झाकरानी साहब है, सिंध गवर्नमेंट ने उनके घर को भी डिक्लेयर किया गया। और फिर हमारे बहादुर, जो एक पाकिस्तान के मशहूर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बहुत बड़े नाम है, राव अनवार साहब, उनके घर को भी डिक्लेयर किया गया सब जेल। तो इस वजह इट्स इजी, एक नोटिफिकेशन हो सकता है और वो उनके घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक फैक्टर ये भी है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जेल है वो साहिवाल जेल है। उसका जो एरिया है वो 70 एकड़ का है। तो और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी जेल है वो टर्की में है, सिल्वरी प्रिजन कहते हैं, उसका भी एरिया उससे का ज़्यादा है साहिवाल वाली से, लेकिन थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम रायवन को जाती उम्रा में डिक्लेयर कर देते हैं सब जेल, तो पाकिस्तान का नाम आएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि 1700 एकड़ की हमारी भी एक जेल है, तो एक हमारे पास ये क्रेडिट आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, तो क्रेडिट, ये वैसे बड़ी आपने मुख्तलिफ बड़ी मज़े की बात की। ये एक सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एक पिटिशन आई है जो चेयरमैन पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो ट्रायल हुए हैं आर्मी एक्ट, ये टेकअप हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, उसमें यही कहा गया था कि ये आफ्टर 3 वीक्स शायद लिखा था, ऑर्डर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वो जब बेंच की अवेलेबिलिटी होगी तो वो तब टेकअप होगी। लेकिन मेरी इसमें, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये जो करंट बेंच है इसको मेरे ख्याल में नहीं सुनना चाहिए, इसमें फुल कोर्ट बना देना चाहिए और काजी साहब से भी मुज़ाकरात करके चीफ जस्टिस साहब को उनको बिठा के बाकी जजेस को भी फुल कोर्ट सुनेगा। तो मेरे ख्याल से जब वो जजमेंट भी आएगी तो उसकी एक, तो देखें लिगल अथॉरिटी होती है जजमेंट की, लेकिन मॉरल अथॉरिटी जो होती है वो भी बहुत होती है। मिलिट्री कोर्ट्स का क्वेश्चन है, राइट टू फेयर ट्रायल का इशू है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपके आइन में है, मेरे ख्याल से जो मुतसादिम है अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। और हमारे जो जजेस भी हैं उनकी जजमेंट्स अगर आप माजी में भी देख लें, वो इतनी कोई मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से केस बहुत अच्छा है, तो सारी सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए क्योंकि इट कंसर्न्स एवरीवन। क्योंकि आज अगर मिलिट्री कोर्ट आप डिक्लेयर कर दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कल को 5 साल बाद फिर ये किसी कोई और भी इसके अंदर आ सकता है, 3 साल बाद कोई और अंदर आ सकता है। सो इट्स अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। मेरे ख्याल इस पीटीआई तक इसको कन्फाइन ना किया जाए, मेरी यहाँ तक इस मेरे ख्याल से इसमें
बिल्कुल, ये टाइम बाउंड नहीं होने चाहिए, इस तरह के जो उसूल हैं वो टाइम बाउंड नहीं होने चाहिए, और मेरा अखलाकी नहीं ख्याल कि अगर ये उसकी पिटिशंस भी जो हैं, अबूजर साहब का चूंकि प्रोफेशन है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जो ये वाली पिटिशन है इसका फ़ायदा 9 मई वालों को नहीं होना। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम वो बुनियाद से क्योंकि करेक्ट होने उसमें का वो कह रहे हैं कि जी सिलसिला कि जो है ना तो कोई FIR दर्ज हुई, ना वो सिविल अथॉरिटी से वो हैंड ओवर मिलिट्री अथॉरिटी को हुए, उसका कोई पता नहीं है कि वो किस तरह हुए, कब हुए, कोई कुछ है ही नहीं। हाँ। तो सब कुछ जो है वो हवाई है। ठीक है, यहाँ missing पे links जो हैं। चीज़ें हैं, यहाँ पर लॉ को पूरा फॉलो बज़ाहिर किया जा रहा है। अच्छा, तो मुझे थ्रू लगता है प्रॉपर चैनल जाया जा रहा है। हाँ। बहरहाल वो ये है कि हालात का तकाजा ये है कि इज्तिमाई दानिश जो है वो गालिब आए और इस तरह के मामलात के ऊपर फुल कोर्ट बैठे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा राना साहब, 2018 में और उससे पहले जब ये चेंज का सिलसिला शुरू हुआ था ना, जब माइनस नवाज शरीफ हो गया था, उस पर सेट कर दी, ट्यूनिंग कर दी गई थी उसकी, तो बलूचिस्तान से हवाएं चलनी शुरू हुई थी चेंज की। अब जब ये मामला हुआ है तो हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता हाथ से कैसे रेत फिसलना शुरू हुई आज़ाद कश्मीर, और अब हमने GB में जो चेंज देखा है एकदम, और वो भी दो धारी तलवार, यानी दो पहलू से, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद, दूसरी तरफ हमने देखा कि नाहली जाली डिग्री केस में, हालांकि जाली डिग्री पता नहीं कब की होगी। तो ये कितना बड़ा धचका है चेयरमैन PTI के लिए? देखें, चेयरमैन PTI के लिए धचका नहीं है। चेयरमैन PTI वॉक्ड इनटू दैट ट्रैप हिमसेल्फ। जो ट्रैप उनके लिए ले किया गया था उनके ओपोनेंट्स ने, वो उस ट्रैप के अंदर खुद चल के गए थे। किसी ने उनको धक्का नहीं दिया था, किसी ने उनको ये नहीं कहा था कि आप इधर ये काम करें। लोगों ने प्रोवोक किया, लोगों ने कहा जनाब कि आप नेशनल असेंबली में नहीं जाएंगे। ओ भाई, बेनजीर भुट्टो 17 सीटों के साथ अगर असेंबली में बैठ सकती थी तो आप क्यों नहीं बैठ सकते थे? आपके पास तो 100 से ज्यादा सीटें थी। आपने खुला मैदान छोड़ दिया। आपने जनाब वहां पे राजा रियाज साहब को छोड़ दिया, जिनको अब लोग पछाड़ते भी नहीं है। ठीक है, सो उधर आपने वो काम कर दिया। फिर आप आगे निकलते हैं जनाब तलवार निकाल के जनाब, और आप जनाब KPK की असेंबली तोड़ देते हैं, फिर आप पंजाब की असेंबली तोड़ देते हैं। फिर आपने बताया, फिर आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? यहाँ पे तो हवा होती है। हवा ये होती है कि जो बंदा देखते हैं, अवाम भी देखती है, लोग भी देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी देखती है, सब लोग देखते हैं कि जनाब किस बंदे के साथ, किस बंदे की हवा चल रही है, वो उसके साथ मिल जाते हैं। सिंपल सी बात है। आपने उस हवा, आपने समझा नहीं जी, आप जनाब पहले लॉन्ग मार्च करने शुरू हो गए, फिर दूसरी तरफ फिर लॉन्ग मार्च करना शुरू हो गए, एक अपॉइंटमेंट से पहले फिर लॉन्ग मार्च आपने शुरू कर दी, फिर आपने जनाब सींग फंसा लिए पिंडी के साथ, फिर आपने अमेरिका, उससे साथ साथ आपने साइमल्टेनियसली अमेरिका के साथ सींग फंसा लिए। आपने कोई खिड़की, कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं अपने लिए। अब आप मरे हुए को और तो ना मारे हैं ना, आप लकीर मरे हुए के मारने की बात नहीं है। हाँ, वही कह रही हूँ ना कि क्यों आप बार-बार याद करवा रहे हैं। इंसान अपनी गलती से सीखता है, हो सकता है वो सीखे। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं किसी को मरे हुए को मार नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जनाब आपके पास हुकूमतें थी। आप हुकूमतें यहाँ पे एक दफ्तर छोड़ दे, कोई ऑफिस छोड़ दे, कोई छोटा सा ओहदा छोड़ दे, लोग उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं, उससे मिलना पसंद नहीं करते। आपने सारी हुकूमतें तोड़ के उनकी झोली में डाल। उधर GB में गवर्नमेंट कौन बना, वज़ीर आला कौन आ रहा है? आप इसको देख लें, आप पीपल्स पार्टी वहां पे अपना रंग दिखाएगी। अच्छा, तो ये सेटअप जो है वो आइंदा का मंजरनामा बता रहा है आहिस्ता आहिस्ता। भाई देखे ना, कश्मीर में आपके साथ क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने वहां पे अपना रंग दिखाया, अपना जोर लगाया, वो जीत गई। यहाँ पे आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही होगा। पीपल्स पार्टी अपना जोर दिखाएगी, वो निकल जाएगी, जिसके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी वहां पे कैन मेक इट। कायरा साहब बैठे हुए हैं, वो कायरा साहब जनाब वहां पे अपना कर रहे हैं सब कुछ। पहले उनको जो जॉब था, जो आजाद कश्मीर का जॉब था, आजाद कश्मीर को जितवाने का पीपल्स पार्टी का जो जॉब था, वो राजा चौधरी रियाज साहब के साथ दिया गया था। चौधरी रियाज साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से है, वो पीपल्स पार्टी को लेके आगे चल रहे थे, और उन्होंने पूरी जनाब सर धड़ की बाजी लगाई और कश्मीर में अपने बंदे जितवा दिए। अच्छा, ठीक है। तो ये इस तरह तो होता है। अब उधर भी कायरा साहब की जिम्मे लग जाता है या चौधरी साहब के जिम्मे लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे भी एक नई कहानी इसमें। जैसा कश्मीर में हमने देखा, फिर उसके बाद जो मेला था वो पीपल्स पार्टी ने समेटा, और GB में भी वही चांसेस राना साहब बता रहे हैं। तर आपने कहा 30%, बट इससे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी अपने हिस्सा बकदर जुस्सा से उससे बढ़ के हिस्सा लेने जा रही है। और
हमने कश्मीर में भी देखा कि अदालतों ने नाअहल किया, यहाँ पे भी अदालत, ये सब इत्तफाकन हो रहा है। अतर देखिए, पहली बात तो ये है ना कि असल में क्या वहाँ पे तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में ख़त्म हो गई है? वहाँ पे अवाम बाहर निकल आई है कि हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि बंद कमरों में 2 बंदे बैठ के फैसला कर लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान उसकी तरफ चला जाएगा। मैं आपको आज यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। 2 केस स्टडीज़ हैं, ये याद रखें, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये बहुत मुख्तलिफ होंगे। ये बाकी सूबों में जो मर्जी होता है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से आवाम का आप वोट अपनी तरफ खींच सकेंगे। हाँ, बाकी आप ऊपर की सतह पे चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, वो जिस तरह भी करें, वहाँ पे इतना आसान नहीं होगा गिलगित बल्तिस्तान में। हाँ, असेंबली के अंदर हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा इंतखाब होगा वहाँ पे थोड़े से डायनामिक्स डिफरेंट हैं, कश्मीर जैसे नहीं है। दूसरी बात, जो खान साहब के ऊपर चार्जशीट कही जाती है, उनके जो है सियासी मुखालफिन भी कहते हैं, दीगर लोग भी कहते हैं, इन सारी चार्जशीट में मुझे एक चीज़ भी बता दें जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। वक्त से पहले आप हुकूमत कह रही है कि हम असेंबली अगर तोड़ देंगे एक दिन पहले भी, तो हम 60 नहीं 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएंगे। पहले ये कहते थे कि जी उन्होंने वक्त से पहले क्यों असेंबली तोड़ी, उस वक्त 90 रोज़ की कोई शर्त नहीं थी। कोई भी ऐसी स्टेप आप बता दें कि जो गैर आईनी है, जो गैर कानूनी था, जो असेंबली तोड़ना आईनी, असेंबली में इस्तीफे देना आईनी, 2 सूबों की असेंबलियां तोड़ के इलेक्शंस का मुतालबा करना। हुकूमती शख्सियात बार बार ये खुद कहती रही कि असेंबलियां तोड़ दें तो हम इंतखाबात करवा देंगे। क्या इस मुल्क में आइन और कानून नहीं है कि या इस मुल्क में सिर्फ हवा चलती है? या तो हम मान जाए ना, आवाम को बता दें कि भाई ये सारा जो है ना ऐसे ही है, बस हमने टीवी प्रोग्राम्स में बातचीत करने के लिए रखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी जिस तरफ हवा चलती है उस तरह हो जाता है। या तो हम खुल के ये कह दें, तो या फिर हम बता दें कि ये कदम गैर आईनी था, ये गैर आईनी था, ये अच्छा, वैसे आईनी था, आप ये मंतकी गैर आईनी। लिहाज से इस फैसले को गलत नहीं समझते कि मईशत भी जिस नहज पे है या सियासत जिस रुख पे इस्तवार थी, उनके ये फैसले गलत साबित हुए? सियासी तौर पे तो नुकसान हाँ, मैं हुआ अतर ना। से पूछ रही हूँ ना, अतर का जाविया ने कहा। जी नहीं, मेरी नजर में देखें, फैसला जो आप सियासत करते हैं वो आप आइन और कानून के दायरे में रह के करते हैं। ये सियासत, आइन अच्छा, और कानून ये कहता है आप असेंबलियां तोड़ेंगे, हुकूमत वो आइन और कानून जो कहते हैं ना, वो तो आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इजाजत है और उन्होंने उसको फॉलो किया। मैं आपका जाविया निगाह जानना चाह रही हूँ कि सियासत में और मैच में फर्क होता है। मैच में तो आप किसी वक्त टेस्ट मैच में इनिंग्स डिक्लेयर कर सकते हैं ना, लेकिन ये सियासत उस रुख पे नहीं थी। आपके ख्याल में ये फैसला गलत साबित नहीं हुआ उनके लिए? नहीं, ये फैसला बिल्कुल सियासी तौर पे बेहतरीन फैसला था, पर इससे ये साबित हो गया कि इस मुल्क में आइन और कानून नहीं है। ये चीज साबित हो गई कि अदालत ने फैसला भी दे दिया और बड़े बड़े जो जमहूरियत पसंद थे और जो जमहूरी इत्तेहाद है वो एक्सपोज होकर सामने आ गया। ठीक है, जिस तरीके से चीजें खुल के सामने आई हैं, ये तो अगले 70 साल में नहीं आनी थी। पब्लिक डिस्कशन में आजकल के दौर में ये चीजें सामने आई। बारह जाविया निगाह मुख्तलिफ हो सकते हैं, सब आपके सामने रखे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत।